लीगल वॉलंटियर्स लगा रखे हैं, वो कामकाज कर रहे हैं, आप भी उसमें काम कर रहे हो, दूसरा आपके जो आंगनबाड़ी सेंटर में जो कार्यकर्ता है वो भी काम कर रही है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप का भी एक कॉन्सेप्ट लेकर आई है, तो उसमें भी आप भागीदार हो सकते हो, शायद होंगे भी कई राजीव गांधी युवा कोर्स से जुड़े होंगे जो इंटर्न्स का कार्य कर रहे होंगे और सरकार की योजनाओं के बारे में आप जनता तक पहुंचा रहे होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप जो काम कर रहे हो, आप अपना काम तो कर ही रहे हो, साथ में एक देश हित में, एक समाज हित में, एक राज्य हित में भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब ग्रामीण क्षेत्र में आप जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में आपके पास में एक स्कीम्स का या पॉलिसीज का या फिर सरकार के कार्यक्रमों का एक बंडल होना चाहिए, ताकि आप लोगों को बता सकें कि सब ये तो स्कीम्स हैं, इसकी प्रक्रिया ये है और आप ये काम कर सकते हो, ताकि जो नीचे के स्तर पर जो उनको चक्कर काटने पड़ते हैं सरकारी विभागों के, या यूँ कहें कि एक मकड़ जाल में फंस जाते हैं, वो न फंसे, आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बताना चाहूँगा कि मैं एक लेखक भी हूँ, और लेखक होने के नाते मैंने काम यही किया है कि सरकार से जुड़ा हुआ ही काम कर रहा हूँ मैं लेखक के रूप में। मेरी एक किताब नगर पालिका कानून पर आई है, जो कानूनों के बारे में, नीतियों के बारे में, नियमों के बारे में, योजनाओं के बारे में लोग तो ये कहते हैं कि ये तो किसी के समझ में ही नहीं आते। इसके लिए तो एक एडवोकेसी की जरूरत होती है, एक वकालत की जरूरत होती है, वकील की जरूरत होती है। लेकिन मैंने जो वो कानून बनाया नगर पालिका के लिए, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, ताकि एक नागरिक जो नगर का है वो आसानी से उसको समझ सके और अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में जान सके। दूसरी जो मेरी किताब आई है वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है, वो है सरकार की योजनाओं की, जिसमें भारत सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को और कार्यक्रमों को बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है कि ये योजना कब से प्रारंभ हुई, इसका उद्देश्य क्या है, ये कौन सा विभाग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसमें क्या क्या विशेष सुविधाएं दी जाती है, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, ये सारी बातें हमने उसमें लिखा है। हर डिपार्टमेंट्स के, हर विभाग की योजनाओं को हमने उसमें शामिल करने का प्रयास किया है। आप उसका फायदा लेकर लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तीसरी मैं बात करूं कि मैं उद्योग और वाणिज्य विभाग में हूं, तो उद्योग और वाणिज्य विभाग आपके लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी हो सकता है, गांव के विकास के लिए एक बहुत बड़ा आधार प्रदान कर सकता है, जो शायद ही कोई दूसरा विभाग दे पाए। जैसा कि तोताराम जी ने अभी बताया कि जब आप गांव में जाते हो और यूथ के साथ में इंटरेक्ट होना चाहते हो, तो पता लगता है कि यूथ शहर चला गया है और शायद नौकरी की तलाश में चला गया है, और वो भी सरकारी नौकरी की तलाश में। इनके जो आंकड़े थे बिल्कुल एग्जैक्ट सही थे कि हमारे देश में अभी मात्र 3 करोड़ लोग ही संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस संगठित क्षेत्र में आप यूँ कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज हो गए, राज्य सरकार के एम्प्लॉयज हो गए, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो सरकारी कंपनियां हैं उनके एम्प्लॉयज हो गए, और कुछ जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे 100 से अधिक लोग काम करते हैं उनको भी एक लिमिटेड का दर्जा प्राप्त है, वो एम्प्लॉयज हो गए। ये मात्र 3 करोड़ है। बाकी के जो 50 करोड़ लोग काम कर रहे हैं अभी देश में, 80 करोड़ हमारी कार्यशील सहभागिता दर है, जिसमें मात्र 50 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। तो 50 करोड़ में से 43 करोड़ लोग, या मतलब 47 करोड़ लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब उसमें भी हम बात करें कि अधिकांश लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में काम कर रहे हैं, स्वरोजगार के रूप में काम कर रहे हैं। कि जैसा कि इनका एक सोच थी कि 97% लोगों को तो स्वरोजगार से जुड़ना ही होगा। एक सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि अभी हमारे देश में 65% लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। ये 65 को 95 करना होगा, तभी हमारे देश की तरक्की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हमारी स्कीमों की। हमारी जो सरकार है, राजस्थान सरकार,
और भारत सरकार की भी कुछ योजनाएं हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार 3-4 स्कीम्स बड़ी अच्छी आप लोगों के लिए लेकर आई है, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऐसी योजना है जिसमें आप कोई नया कामकाज करना चाहते हो या आपका जो कोई काम चल रहा है उसको विस्तार करना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपको दोनों पर बैंकों के द्वारा लोन दिया जा सकता है। ये लोन की सीमा 10 करोड़ रुपए तक की रखी है। हालांकि बैंक तो 100 करोड़ भी देते, 50 करोड़ भी देते, 10 करोड़ भी देते, 1 लाख रुपया भी दे, नहीं भी दे, ये सारा का सारा बैंक का मैटर होता है। इस बैंक का मैटर क्यों होता है, कैसे होता है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में भी आपको पब्लिक को जानकारी देनी होगी, क्योंकि जब पब्लिक को आप जानकारी देंगे तभी आगे चलकर हमारा काम अच्छा हो पाएगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि जो हमारी स्कीम्स है 10 करोड़ तक की, मैं इसलिए कह रहा हूं कि 10 करोड़ तक राजस्थान सरकार ब्याज अनुदान में सब्सिडी प्रदान करती है। यदि आप 25 लाख तक का लोन बैंकों के माध्यम से ले रहे हैं और हमारे थ्रू आपने फाइल भिजवाई है, तो हम आपको जो ब्याज लगेगा उस ब्याज दर में 8% का सबवेंशन दे देंगे, छूट दे देंगे। जैसे मान लीजिए अभी बैंक की दर 9% चल रही है, 9.5% चल रही है, उसमें 8% ब्याज अनुदान हमारे द्वारा दे दिया जाएगा, तो ये 1-1.5% आपके ब्याज अनुदान वो मतलब ब्याज लगेगा आपका। और यदि आपका ऋण 25 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है और 25 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में रहता है, तो हम 6% ब्याज अनुदान में छूट देते हैं। बहुत बड़ी राशि होती है। जो जो लोन बड़ा होता जाता है, हमारी ब्याज अनुदान की दर कम होती जाती है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। कल आपने बाबू झालानी जी के बारे में सुना भी होगा, देखा भी होगा, उन्होंने बताया भी होगा। 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण में यदि आप जाते हो तो हम 5% ब्याज अनुदान में छूट देते हैं। तो 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण बहुत बड़ी राशि होती है जो ब्याज अनुदान की छूट मिलती है। ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हम प्रदान कर रहे हैं। हमारे ब्रोशर में आप देख सकते हैं पर्याप्त मात्रा में टारगेट्स आते हैं। एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, SSO ID पर जाकर हमारा MLUPY पोर्टल है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उस पोर्टल पर आप आवेदन कर दीजिए। आवेदन करने के बाद में फोटो लगा दीजिए, आधार कार्ड लगा दीजिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा दीजिए और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो सबसे कीमती है वो लगा दीजिए, क्योंकि उसी से आपको बैंक लोन देगा। बाकी और किसी को बैंक लोन नहीं देगा, प्रोजेक्ट को देखकर लोन देगा, आपको भी नहीं देखेगा, वो प्रोजेक्ट देगा। तो ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। दूसरी जो हमारी स्कीम है वो स्कीम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये भारत सरकार की स्कीम है। भारत सरकार ने इस स्कीम्स को बहुत समझिए बेहतरीन तरीके से गढ़ा है, कसा है, ताकि आप लोग आर्थिक गतिविधियों से जुड़ जाएं, आप देश के आर्थिक विकास में योगदान कर सके, देश की आय में योगदान कर सके। आप गांव के युवाओं को अपने यूथ क्लब के माध्यम से ये कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो PMEGP योजना है उसमें हम 50 लाख तक का के लोन पर, ऋण पर ग्रामीण क्षेत्रों में 35% सब्सिडी देता है। लेकिन इसमें यह है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का नया एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, नया उद्यमी होना चाहिए, नव उद्यम होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बातों को? वो उसमें आप विस्तार भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ आप नया कामकाज करते हैं तो ही उस पर आपको लोन दिए है। आप इस योजना के माध्यम से यूँ समझिए कि आपको 10 लाख रुपए का लोन मिलता है, तो 10 लाख रुपए में से आपको 5% कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा, क्योंकि बैंक जाओगे तो बैंक कहेगा कि तुम कितना मिला रहे हो, लोन ले रहे हो, तो आपको 5% देना होगा। तो मतलब 50,000 रुपये तो आपके हो गए, 9.5 लाख रुपया बैंक लोन कर देगा, तो 10 लाख का प्रोजेक्ट हो गया आपका। इसमें 3.5 लाख की सब्सिडी हम आपके खाते में डाल देंगे, तो 4 लाख रुपए आपके हो गए ना। 3.5 लाख रुपए की सब्सिडी और 50,000 रुपए का अंशदान, आपको देना है 6 लाख रुपया। तो ये लाभ
भारत सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लिया जा सकता है। इसमें भी सिंपल प्रोसीजर है। आप KVIC ऑनलाइन वेबसाइट्स पर आप जाइए, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए 1 पेज का, और उसमें वही डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, फोटो, शैक्षणिक योग्यता, गांव में रह रहे हो तो पंचायत का प्रमाण पत्र, ताकि 10% आपको एक्स्ट्रा मिल सके, जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र, और आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये 6 चीजें आप उसमें लगा दीजिए और आप बैंक के थ्रू लोन ले सकते हैं। तीसरी स्कीम्स अभी राजस्थान सरकार की है। जो मैंने पहली स्कीम्स और दूसरी स्कीम्स बताई है, वो दोनों स्कीम्स का एक कॉम्बो प्लान है। दोनों स्कीम का गठजोड़ है। वहां तो केवल ब्याज अनुदान मिल रहा था और यहाँ केवल सब्सिडी मिल रही थी एक मुश्त। यहाँ दोनों मिल रहे हैं एक साथ। ये स्कीम और अच्छी हुई। मैं स्कीम की अच्छाई तक लेके जा रहा हूँ आपको। पहले अच्छी स्कीम, फिर सबसे अच्छी, ओ बहुत अच्छी, फिर सबसे अच्छी, ऐसे स्कीम्स पे लेके जा रहा हूँ। तो मैं सबसे अच्छी सर्वोत्तम स्कीम्स पे आ रहा हूँ। इस सर्वोत्तम स्कीम्स का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। आपके गांव में दलित समुदाय से लोग होंगे, आपके गांव में आदिवासी समुदाय से लोग होंगे, मतलब SC और ST के लोग भी आपके गांव में रहते होंगे। ये उन लोगों के लिए स्कीम्स है। आप उन लोगों को आर्थिक धारा में लाने के लिए, उन लोगों को आर्थिक संबल प्रदान कर सकते हो। एक कमजोर वर्गों के प्रति सरकार तो काम कर ही रही है और आप एक पुनित कार्य उन लोगों के लिए कर सकते हो इस स्कीम के बारे में जानकारी देकर। ये जो स्कीम्स है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कीम्स, ये अभी 8 सितंबर 2022 से राजस्थान सरकार ने शुरू की है। इस स्कीम्स में मैं आपको 5 प्रकार के बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ। पहला बेनिफिट तो ये है कि जो ब्याज अनुदान का बेनिफिट है, जैसे हमने मुख्यमंत्री लघु उद्योग में कहा कि सब 8%, 6% और 5%, 3 स्लैब बताई थी। यहाँ भी 3 प्रकार की स्लैब है। वही 10 करोड़ तक का ऋण है, लेकिन इसमें सब में 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए। यदि 25 लाख तक एक सामान्य उद्यमी को 8% ब्याज अनुदान मिल रहा है, तो यहाँ पर 9% ब्याज अनुदान मिल रहा है। वहां यदि 6 मिल रहा है तो 7 मिल रहा है, वहां यदि 5 मिल रहा है तो यहाँ 6% मिल रहा है। एक तो ब्याज अनुदान का लाभ इसमें दिया जा रहा है। कोई भी नया काम कर रहे हो, अपना काम को बढ़ाना चाह रहे हो, दोनों ही काम आप कर रहे हो, चाहे सर्विस दे रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तीनों सेक्टर्स में ये लाभ दे रहे हैं। दूसरा लाभ इसमें यह है कि जैसा मैंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बताया कि वहाँ एक मुफ्त सब्सिडी है जिसको मार्जिन मनी अनुदान कहते हैं। मार्जिन अनुदान कहते हैं उसको। जैसे मान लो आपका प्रोजेक्ट 20 लाख का है, 20 लाख में 25% मार्जिन अनुदान आपके खाते में, आपका लोन सैंक्शन होते ही हम आपके खाते में डलवा देंगे। और ये अधिकतम 25 लाख तक हो सकता है। जैसे मान लो आपका 1.5 करोड़ का लोन है, प्रोजेक्ट है टोटल, उस 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में हम 25% तो ज़्यादा होता है, 37.5 लाख हो जाता है, लेकिन सरकार ने उसमें एक कैप लगा दी है कि हम 25 लाख तक ही आपको मैक्सिमम अनुदान दे सकते हैं। तो 25% या 25 लाख तक का अनुदान इस स्कीम में आपको दिया जा रहा है। दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट, आप बैंकिंग के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। आप बैंकिंग के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो बैंकिंग सेक्टर्स में लोन ऐसे ही नहीं मिलता। तो पहले मैं बैंकिंग फॉर्मेलिटीज के बारे में आपको बता दूं और फिर तीसरा लाभ मैं इस स्कीम से बताऊंगा आपको, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आप यूथ क्लब से जुड़े हुए हो, आप वॉलंटियर्स हो। वॉलंटियर्स का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल वॉलंटियर्स के रूप में या सेवा के रूप में कामकाज कीजिए। ये जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे आप काम कीजिए और साथ में अपना खुद का बिजनेस कीजिए, खुद का कामकाज कीजिए। जैसे मान लो मैं यहाँ 10 से 6
नौकरी कर रहा हूँ, आपके लिए आया हूँ कि वॉलंटियर सर्विसेज हो गई मेरे लिए, मैं स्वैच्छिक सेवा तो दे ही रहा हूँ। ऐसे ही आप अपना बिजनेस कीजिए, अपना कामकाज कीजिए, और उसमें के बाद भी आप मतलब एनवाईसी को, नेहरू युवा केंद्र को सहयोग कर सकते हो। नेहरू युवा केंद्र को सहयोग नहीं कर रहे, आप देश को सहयोग कर रहे हो, आप देश के भावी कर्णधार हो, देश के विकास में मदद कर रहे हो। तो बैंकिंग के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि बैंक केवाईसी करता है। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। अपने ग्राहक को जानिए, और ग्राहक को जानने के लिए वो कुछ निजी आईडी कार्ड लेता है, आपके पहचान पत्र लेता है, आपका एड्रेस प्रूफ लेता है, आपका पैन कार्ड लेता है। वो सारी चीजें तो आपके पास नहीं चाहिए ताकि बैंक आपका केवाईसी कर सके। केवाईसी के बाद में बैंक आपका प्रोजेक्ट देखेगा। जो मैं आपसे कह रहा था प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह देखेगा कि आप क्या कामकाज करने जा रहे हो, आप कौन सा उद्यम लगाना चाह रहे हो, आपके उद्यम जो लगा रहे हो उस स्थान पर क्या सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, आपकी भूमि सही जगह है कि नहीं है, रोड कनेक्टिविटी है कि नहीं है, बिजली की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है कि नहीं है, जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं है। दूसरा, आपका ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वाइबिलिटी रखता है कि नहीं रखता। इस वाइबिलिटी को टेक्निकल और इकोनॉमिक दृष्टि से बैंक मैनेजर देखता है। वो ये देखता है कि आप जो कामकाज करने जा रहे हो उस प्रोडक्ट की, चाहे आप गुड्स बना रहे हो, चाहे सर्विसेज जनरेट कर रहे हो, चाहे आप वस्तु बना रहे हो, चाहे सेवा बना रहे हो, सेवा उत्पादित कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है। यदि मार्केट में आपके पास में उस प्रोडक्ट की डिमांड है या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, तो आपको बैंक आसानी से लोन कर सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट चलेगा। तीसरा, वो ये देखता है कि जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में जो परिकल्पनाएं की है कि मुझे इतने की तो मशीनरी लानी है, इतना वर्किंग कैपिटल देना है, इतना दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करना है, और उसके आधार पे मेरा जो मशीनरी आएगी उसके अनुपात में मैं साल भर में 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना टर्नओवर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। जैसे मान लो कोई आप मशीनरी ला रहे हैं 10 लाख रुपया के, तो बैंक ये देखेगा कि क्या ये 40 लाख या 50 लाख रुपए की सेल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। एक काम ये देख लिया। फिर ये देखेगा कि जो आप कामकाज कर रहे हो उस कामकाज करने में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है बिजनेस में 24/7 आपको काम करना होगा। ये बात सीबा मसाला के जो हेड आए कल, उन्होंने आपको बता दिया होगा कि कितनी मेहनत करनी होती है। 3-3 शिफ्ट में, 2-2 शिफ्ट में हमारे इंडस्ट्रीज चल रही होती है, क्योंकि मशीन जो आप खरीद रहे हो उसको आप 2 घंटे भी खाली नहीं छोड़ सकते। आपने यदि 2 घंटे भी खाली छोड़ दिया तो समझो आपने 2 घंटे का नुकसान कर दिया। तो फिर भी बैंक एक ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालता है। ये ब्रेक इवन पॉइंट्स ये कहता है कि आपको हम 100% कैपेसिटी से आप उत्पादन नहीं कर रहे, आप 60% कैपेसिटी से भी उत्पादन करते हो, और आपका जो मशीनरी पे खर्चा है उसके अगेंस्ट में आप जो सेल कर रहे हो वो और 60% कैपेसिटी मिलकर भी 40 से अबोव अंक ले आती है, तो हम आपको लोन कर देंगे। बैंक देखता है। तीसरा, बैंक देखता है कि आपके पास में इस लोन को लेने के लिए क्या असेट्स है, क्या आपके पास में पर्याप्त मात्रा में लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी जो आप ले रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई असेट्स भी है क्या आपके पास में। आपके बैंक अकाउंट्स में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है पिछले साल, 2 साल, 5 साल में, आपके पास में कितने एफडी आरडी है, आपके पास में कितना गोल्ड लोन है, गाड़ियां कितनी हैं,
ये सारी चीजें बैंक देखता है ग्राहक को देखते हुए। तो ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से पता लग जाता है। फिर वो देखेगा कि चलो ठीक है, ये सारी बातें बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बहुत अच्छी चल रही है, तो ये जो लोन ले रहा है उस लोन से क्या मुझे मंथली किस्त चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, वो भी देखता है। तो इसके लिए डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालता है बैंक। मतलब आप जो सेल कर रहे हो उसके अनुपात में कितना आप ईएमआई चुकाने के बाद भी रख पाते हो। यदि ये पौने दो अंक से ज्यादा चला जाता है तो आप ठीक स्थिति में है। कारण क्या है कि जैसे मान लो आपने 100 रुपया की सेल की और 100 रुपया में आपका 40 रुपये की ईएमआई चली गई, तब भी 60 रुपया बच रहा है। 60 रुपये से आप अपने घर का खर्चा भी चला सकते हो और आगे और भी प्रोडक्शन कर सकते हो। ये भी बैंक देखता है। ये सब चीजें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में पता लग जाती है, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब है। जैसे आप उनसे कहिए, जो भी कामकाज करना चाहता है उससे कहिए कि आप खुद तय कीजिए आपको काम कैसे करना है। फिर उसके बाद में ये देखेगा कि इसको लोन कितना देना है। लोन यदि आप 10 लाख से कम लेते हैं तो कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है बैंक को। बैंक क्या है, बैंक एक महाजन है, एक बोरा है, ये आप जानते हो। जैसे हमारे गांव का जो बोरा सेठ महाजन होता है, वैसे ही बैंक भी एक सेठ है। ये सेठ के रूप में आपको क्या देता है, लोन देता है। और लोन जब देता है तो आपसे ब्याज लेता है, कोई एहसान नहीं कर रहा उस पर। और लोन भी उसी को देता है जिसकी अच्छी साख हो, जिसकी अच्छी क्रेडिट हो। और ये क्रेडिट आजकल निकालने लग गई है कौन, सिबिल नाम की एक संस्था है, वित्त मंत्रालय के एक सिबिल, एक क्रिसिल सुना होगा आपने। अपने इंटरनेशनल आधार पे आपने मूडी का, फिंच का, एस&पी का, रेटिंग एजेंसीज का नाम सुना होगा। तो बैंकों के संबंध में एक सिबिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो ये देखती है कि आपका स्कोर कितना है। अब आप कहोगे कि साहब मेरा कैसे पता लगा लेगी, आपका पता लगाएगी यदि आपके पास में पैन कार्ड है, यदि आपने कहीं से उधारी ली है जिसमें आपका पैन कार्ड लगा है, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर बता सकती है। कैसे बताएगी, जैसे आप मोबाइल आपने लिया, छोटा सा उदाहरण है, मोबाइल लिया तो मोबाइल की ईएमआई आप लगातार चुका रहे हैं तो आपको बैंक लोन कर देगा, क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। यदि आपने 1 महीने या 2 महीने की ईएमआई भी ड्यू कर दी तो बैंक आपको लोन करने में झिझकेगा, क्योंकि आपने 2 महीने ड्यू कर दिया जिससे आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया है, तो वो आपको लोन नहीं करेगा। तो इस आधार पर बैंक लोन करता है। तो इसमें रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है कि 10 लाख तक के ऋण पर किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं लेता। सिबिल तो अच्छा होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास में गारंटी है और आपका सिबिल खराब है तो भी बैंक लोन नहीं देगा। आप कह दोगे साहब मैं 1 करोड़ का रेस में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी रख रहा हूं, मुझे लोन दे दीजिए, बैंक लोन नहीं देगा ऐसे व्यक्ति को जिसका क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो। क्रेडिट हिस्ट्री तो आपको मेंटेन करनी ही होगी। और 10 लाख से 2 करोड़ तक के लोन पर भारत सरकार ने